ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिया का सवाल सुनने के बाद वो आदमी रिया और अलेक्जेंडर की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। मुस्कुराते हुए उस आदमी ने अपने हाथों में पकड़ी हुई ट्रे साइड टेबल पर रखी और बिल्कुल रिया और अलेक्जेंडर के सामने जमीन पर बैठ गया। जमीन पर बैठने के बावजूद उस आदमी की आंखें रिया और अलेक्जेंडर की आंखों के ठीक सामने थी। रिया और अलेक्जेंडर दोनों अपने पांव पर खड़े थे और वो आदमी जमीन पर बैठा हुआ था, मगर फिर भी दोनों बच्चों की हाइट अभी भी उस आदमी से काफी कम लग रही थी। रिया बड़ी ही गौर से उस आदमी का चेहरा नोटिस कर रही थी। रिया मन ही मन सोच रही थी कि जरूर रिया ने इस आदमी को पहले कहीं देखा था, मगर रिया को बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि रिया ने उस आदमी को पहले कहाँ देखा था। अलेक्जेंडर उस आदमी के जवाब का इंतजार कर रहा था। वो जानना चाहता था कि वो आदमी इस तरह से पुराने गुलेरिया हाउस में क्या कर रहा था और चोरी चुपके यहाँ रहकर वो क्या हासिल करना चाहता था। रिया के सवाल का जवाब देते हुए उस आदमी ने कहा, यूँ समझ लो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम लोगों को मुसीबत में फंसने से बचाने यहाँ आया हूँ। उस आदमी की बात सुनकर अलेक्जेंडर के चेहरे पर हैरानी आ गई। हालांकि रिया उस आदमी की बातें सुन तो रही थी, मगर रिया अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि आखिर रिया ने उस शख्स की आवाज पहले कहाँ सुनी थी। उस आदमी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो बच्चों, मैं तुम दोनों से कुछ छुपाऊंगा नहीं। मैं तुम दोनों को साफ साफ सच सच बता दूंगा, मगर तुम दोनों को मुझसे वादा करना होगा कि तुम ये बात कभी किसी को नहीं बताओगे। अलेक्जेंडर बस किसी तरह जानना चाहता था कि उस आदमी का मकसद क्या था। जैसे ही उस आदमी ने अलेक्जेंडर और रिया की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया, अलेक्जेंडर ने देखा कि उस आदमी की हथेली इतनी बड़ी थी कि शायद अलेक्जेंडर और रिया दोनों की हथेली उसकी हथेली में आ जाए, फिर भी उसमें काफी जगह बचेगी। उस आदमी ने अपनी पहाड़ी और भारी आवाज में अलेक्जेंडर और रिया की ओर देखते हुए कहा, बच्चों, मुझसे वादा करो कि ये मेरा राज तुम दोनों सिर्फ अपने तक सीमित रखोगे और किसी से नहीं कहोगे। जब भी वो आदमी रिया और अलेक्जेंडर से बात कर रहा था, बीच बीच में वो आदमी लैपटॉप स्क्रीन पर आर्यन के मूवमेंट पर भी नजर डाल देता था। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि बार बार आर्यन को देखकर वो ये देखना चाहता था कि गेट पर खड़ा आर्यन सुरक्षित है या नहीं। उस आदमी का बढ़ा हुआ हाथ देखकर अलेक्जेंडर ने उस आदमी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, चलो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये बात अपने तक ही सीमित रखूंगा। अब बताओ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तभी गहरी सांस लेते हुए उस आदमी ने अलेक्जेंडर और रिया की ओर देखते हुए कहा, देखो, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अपना कहने के लिए मेरा एक परिवार था जो सालों पहले मुझसे बिछुड़ गया था। अब ऐसे हालत में आप दोनों ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊँगा। इस उम्र में तो मुझे कोई नौकरी भी नहीं देगा और इसीलिए मैं यहाँ छुप कर रहता हूँ। इतना कहने के बाद उस आदमी ने थोड़ा रुक कर कहा, जिंदगी भर की कमाई से जो थोड़े बहुत पैसे मैंने बचाए हैं उसी से अपना पेट पाल लेता हूँ। दरअसल ये जगह रहने के लिए मेरे लिए बेहद सही है। यहाँ कोई आता जाता नहीं है। जंगलों के बीच रहना मुझे बेहद पसंद है। जानवरों के साथ मेरी खास दोस्ती है, इसलिए वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये बंगला आप लोगों का है और आप लोग ही इसके मालिक हैं। इस बंगले की मालकिन की बेटी तुम तीनों बच्चों की माँ है, तो इस तरह से ये बंगला आप तीनों का ही है। ये तो यही बात हो गई कि मैं छुप छुप कर आपके घर में रहता था और अचानक ही मकान मालकिन ने मुझे पकड़ लिया। इतना कहने के बाद वो आदमी चुप हो गया। बोलते बोलते उसका गला भर आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या कहे। वो ये भी सोच रहा था कि काश किसी कारण से वो अपनी बात कहते कहते रुक गया था, पर तभी उसने देखा कि अलेक्जेंडर और रिया बेहद ही एक्साइटेड नजर आ रहे थे उस शख्स की कहानी सुनने के लिए। ये देख उस शख्स को थोड़ी राहत मिली। उसने रिया और अलेक्जेंडर की ओर देखते हुए कहा, देखो बच्चों, मेरे पास आप लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, जिंदगी भर की मेहनत और आविष्कार में बनाए हुए कुछ खिलौने मेरे पास हैं जो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ।
उस आदमी की बात सुनकर अलेक्जेंडर और रिया हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। एक तरफ वो आदमी ये कह रहा था कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए सर छुपाने के लिए वो खंडहर बन चुकी इस हवेली में रहता था। और दूसरी तरफ वही कमरे में साइड टेबल पर एक लैपटॉप पड़ा था और वो आदमी बच्चों को गिफ्ट देने की भी बात कर रहा था। रिया और अलेक्जेंडर को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस शख्स की बात पर यकीन करे भी या नहीं, पर रिया को देखकर लग रहा था कि वो कहीं न कहीं उस शख्स पर भरोसा करने के लिए तैयार हो गई थी। मगर अलेक्जेंडर अब भी उस शख्स को घूरकर देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो अपने सामने खड़े शख्स पर यकीन करे भी या नहीं। तभी रिया के कंधे पर अलेक्जेंडर ने हाथ रखा। उसके हाथ रखते ही रिया थोड़ी सी घबरा गई थी, पर तभी अलेक्जेंडर ने उसे शांत रहने का इशारा किया और आंखों ही आंखों में रिया से पूछने लगा कि क्या उनके सामने जो खड़ा शख्स सच बोल रहा था या नहीं। दोनों भाई बहन अपने इशारों में बातचीत कर ही रहे थे। इतने में वो आदमी धीरे से अपनी जगह से खड़ा हुआ और कमरे के कोने में एक कबर्ड का दरवाजा खोलकर उसने अंदर से कुछ सामान निकाला। रिया और अलेक्जेंडर दोनों ही हैरानी से उस शख्स को देख रहे थे। तभी अलेक्जेंडर को लगा कि कहीं वो शख्स कोई हथियार तो नहीं निकाल रहा था, पर तभी अपने लंबे हाथ रिया की ओर बढ़ाते हुए उस आदमी ने रिया को एक छोटा सा बॉक्स दिया। उस बॉक्स को अपने हाथों में लेकर रिया बड़ी ही हैरानी से उस आदमी को देखती रही। रिया अभी भी ये सोचकर हैरान थी कि उसे याद क्यों नहीं आ रहा था कि रिया ने उस आदमी को पहले कहाँ देखा था। रिया को गिफ्ट बॉक्स देने के बाद उस आदमी ने अपने लंबे हाथ अलेक्जेंडर की ओर आगे बढ़ाए। अलेक्जेंडर ने भी बड़ी ही धीरे से वो बॉक्स उस आदमी के हाथों से ले लिया। रिया भी सोच ही रही थी कि उसने उस आदमी को पहले कहाँ देखा था। वहीं अलेक्जेंडर ने तुरंत वो बॉक्स खोल दिया। जब अलेक्जेंडर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स खोला तब उसे अंदर से एक किताब मिली। ये किताब देखने में बेहद आकर्षक थी। किताब का टाइटल था द फ्यूचर ऑफ साइंस। अलेक्जेंडर किताब का टाइटल पढ़कर काफी हैरान रह गया और हैरान होकर उस आदमी की ओर देखने लगा। अलेक्जेंडर को साइंस और साइंस से जुड़ी हुई बातों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, मगर उस आदमी ने अलेक्जेंडर को ठीक इस तरह की किताब दी थी। ये बात अलेक्जेंडर को काफी चौंका रही थी। उस आदमी को देखकर अब अलेक्जेंडर को भी ऐसा लगने लगा था जैसे वो आदमी अलेक्जेंडर और उसके परिवार को पहले से जानता था। अलेक्जेंडर के हाथों में साइंस की किताब देखकर रिया भी चौंक गई। रिया ने जब अपना बक्सा खोलकर देखा तो उसने देखा कि उसके बॉक्स के अंदर एक मेटल की फ्रेम रखी हुई थी। जब रिया ने उस मेटल की फ्रेम को बॉक्स से बाहर निकाला तो कुछ देर तक वो हैरान होकर उस मेटल की फ्रेम को देखती रही। रिया की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो चीज क्या थी। तभी रिया के सामने खड़े उस बूढ़े आदमी ने मेटल की फ्रेम पर एक छोटा सा बटन दबाया। बटन के दबते ही रिया के सामने अचानक ही एक ऑडियो विजुअल दिखाई देने लगा। वो मेटल की फ्रेम जो रिया के हाथ में थी वो और कुछ नहीं बल्कि एक गेमिंग टेबलेट था। रिया उस तरह की गेमिंग टेबलेट को देखकर हैरान हो गई। साइंस फिक्शन मूवीज में इस तरह की गेमिंग टेबलेट देखी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी आंखों से जो देख रही थी वो सच भी था। रिया ने जब मेटल फ्रेम के बीच में अपनी नजरें डाली तो उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि वो गेम के अंदर थी। रिया ने कई तरह की वर्चुअल गेम खेली थी, मगर इससे ज्यादा रियल गेम उसने पहले कभी नहीं देखी थी। रिया की समझ में नहीं आ रहा था कि एक तरफ जो आदमी ये कह रहा था कि उसके पास सिर छुपाने के लिए कोई घर नहीं था, उसके पास इस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली गेम कैसे आ सकती थी। उस आदमी ने अपने हाथ में एक तीसरा बॉक्स भी पकड़ रखा था। वो बॉक्स अलेक्जेंडर की ओर आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, ये है आपके प्यारे से प्यारे भाई के लिए, उसे ये जरूर दे देना, उसे बड़ा मजा आएगा। अब तक अलेक्जेंडर और रिया दोनों ही समझ चुके थे कि उस बॉक्स के अंदर भी जरूर कोई ऐसी गेम होगी जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगी। रिया का शक यकीन में बदल चुका था। हो न हो रिया उस आदमी को जानती थी। उसने पहले भी इस आदमी को कहीं देखा था, उसकी आवाज सुनी थी, मगर रिया ये याद नहीं कर पा रही थी कि उस इंसान को पहले रिया ने कहाँ देखा था। रिया और अलेक्जेंडर के सामने खड़े आदमी की कद काठी काफी ऊंची थी। चेहरे पर हल्के जख्म के निशान नजर आ रहे थे, मगर अलेक्जेंडर और रिया एक बात भूल रहे थे कि सामने खड़े इंसान की आंखें उन लोगों ने पहले भी देखी थी।
जो इंसान इस वक्त रिया और अलेक्जेंडर के सामने खड़ा था वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अनिका के बूढ़े बाबा थे। स्वाति मल्होत्रा ने बूढ़े बाबा को जो मरहम दिया था वो लगाने के बाद बूढ़े बाबा के चेहरे के झुलसने के निशान पूरी तरह से गायब हो गए थे। जो दवाई और जो ट्रीटमेंट स्वाति मल्होत्रा ने बूढ़े बाबा को दी थी उसकी वजह से बूढ़े बाबा की झुकी हुई टूटी हुई कमर भी अब सीधी हो गई थी और बूढ़े बाबा फिर से अपनी जवानी के दिनों की तरफ काफी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। मगर बूढ़े बाबा की एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि बच्चे चाहकर भी ये पता नहीं लगा सकते थे कि उनके सामने खड़ा इंसान उसने पहले भी कभी मिल चुका था। रिया और अलेक्जेंडर दोनों ही बूढ़े बाबा को देखकर काफी हैरान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये इंसान कौन था और उन्हें इतना अजीब क्यों लग रहा था। वैसे तो अलेक्जेंडर और रिया दोनों ही अपने सामने इतने अनजान आदमी को देखकर काफी घबरा गए थे और उसके अजीब बिहेवियर को देखकर तो उनकी घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मगर किसी तरह हिम्मत करते हुए रिया ने बूढ़े बाबा से पूछा, क्या आपके साथ यहाँ पर और कोई भी रहता है? रिया का सवाल सुनते ही बूढ़े बाबा चौंक कर रिया की ओर देखने लगे और रिया अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए बूढ़े बाबा की ओर देखकर कहने लगी, देखिए, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि यहाँ पर आप अकेले नहीं रहते, यहाँ पर कोई और भी रहता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे छत पर। बूढ़े बाबा भी अच्छी तरह से जानते थे कि हेलीकॉप्टर राइड के वक्त रिया ने स्वाति मल्होत्रा को गुलेरिया हाउस की छत पर देखा था। रिया का सवाल सुनते ही बूढ़े बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बूढ़े बाबा ने रिया की बात सुनते ही मुस्कुराते हुए अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, लगता है मेरी कलाकारी कामयाब हो गई। बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर अलेक्जेंडर काफी हैरान था। बूढ़े बाबा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कई महीनों से एक पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा था। आज ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि कोई सचमुच मेरी कलाकारी को एक जिंदा चेहरे के रूप में देखना पसंद करता है। बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर रिया और अलेक्जेंडर दोनों हैरान हो गए। तभी बूढ़े बाबा ने रिया का हाथ पकड़ा और रिया और अलेक्जेंडर से कहने लगा, आओ बच्चों, मेरे पीछे आओ। आज कई सालों बाद पहली बार किसी ने मेरी कला की तारीफ की है। मैं तुम्हें अपनी कला दिखाना चाहता हूँ। बूढ़े बाबा ये कहने के बाद रिया और अलेक्जेंडर को बड़े ही प्यार से कमरे के बाहर ले जाने लगे। मलबे से होते हुए बूढ़े बाबा और दोनों बच्चे धीरे धीरे हवेली की छत पर पहुँचे। छत पर पहुँचते ही चांद की दुधिया रोशनी में अलेक्जेंडर और रिया ने जो देखा वो देखकर वो बस फटी हुई आंखों से उसे देखते ही रह गए। अलेक्जेंडर और रिया ने देखा कि छत पर बूढ़े बाबा ने अनिका की एक बड़ी सी तस्वीर बनाई थी। उस तस्वीर को देखकर दोनों बच्चे हैरान हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस तस्वीर को किस तरह से बयां करें। तस्वीर में इतनी डिटेलिंग थी कि दोनों बच्चों को लग रहा था जैसे उनकी माँ उनके सामने खड़ी थी। अनिका की उस पेंटिंग को देखकर रिया तो अनजाने में ही उसे मम्मा कहने वाली थी, पर फिर उसे एहसास हुआ कि वो जो अपने सामने देख रही थी वो बस एक पेंटिंग थी। हालांकि उस तस्वीर में अनिका ने जो कपड़े पहने थे, अनिका आमतौर पर ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। उस तस्वीर में नजर आ रही अनिका ने साड़ी पहन रखी थी और अगर उस तस्वीर को गौर से देखा जाए तो अनिका की हेयर स्टाइल भी काफी अलग थी। दोनों बच्चे हैरानी से बूढ़े बाबा को देखने लगे। तभी रिया ने देखा कि अलेक्जेंडर उस तस्वीर को बड़े ही गौर से देख रहा था। रिया को ये बात थोड़ी अजीब लगी। अपने भाई को इस तरह देखकर रिया ने उस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, जरूर तुमने इस तस्वीर को देखा होगा और समझ बैठी होगी कि ये तस्वीर जिंदा है। और बोलती है। रिया और अलेक्जेंडर दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। बूढ़े बाबा मुस्कुराते हुए बच्चों की ओर देखकर कहने लगे, दरअसल मैंने तुमसे कहा ना, मैं कलाकार हूँ, आविष्कार करना मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर दिन भर अकेला अकेला बोर हो जाता हूँ, तो मैंने सोचा कि ये घर जिसका है उस घर के मालिक की तस्वीर घर की छत पर बनाई जाए। और देखो, मैं कामयाब हो गया। मेरी कला को तुमने आसमान की ऊंचाइयों से देखा और तुम्हें लगा कि तुमने किसी जिंदा इंसान को देखा है। इतना कहने के बाद वो बूढ़े बाबा चुप हो गए। वो बस चुप होकर दोनों बच्चों को देख रहे थे। वहीं दोनों बच्चे भी शांत थे। बूढ़े बाबा ने देखा कि रिया बड़ी ही गौर से तस्वीर को देख रही थी। तस्वीर को देखने के बाद रिया खुद भी काफी हैरान थी।
रिया ने कई सारे पेंटर्स की पेंटिंग देखी थी, मगर इतनी रियल पेंटिंग रिया ने आज से पहले जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। तस्वीर में इस तरह की गजब की डिटेलिंग की गई थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे तस्वीर में नजर आ रहा चेहरा बिल्कुल जीवित था। एलेक्जेंडर भी उस तस्वीर को देखकर काफी हैरान हो गए। बूढ़े बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। वहीं दोनों बच्चे बड़ी ही हैरानी से अपने सामने बनी तस्वीर को देख रहे थे। वहां होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स में काफी अफरा तफरी मची थी। आधे घंटे के ऊपर का वक्त बीत गया था, मगर बच्चों की कोई खबर नहीं आई थी। इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मनाली में हर तरफ मोटर बाइक्स और जीप में अलग अलग दिशाओं में गए थे, मगर कहीं से बच्चों की कोई खबर नहीं मिली थी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के दिल की धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी, मगर वो जानता था कि अब वक्त आ गया था कि रोहित को सच्चाई बता दी जाए। उस चीफ को पहले लगा कि वो अपने आदमियों के सहारे बच्चों को ढूंढ लेगा और रोहित को परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अब जब इतना वक्त बीत गया था, उसके बाद चीफ को लगने लगा कि उसे कोई कदम उठाना ही होगा। चीफ की ये बात अच्छी तरह से जानता था कि बच्चे गायब हो गए थे। हो सकता था कि बच्चों को किसी खतरनाक किडनैपर ने किडनैप कर लिया था। ऐसे में जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढना बेहद जरूरी हो गया था। जब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को लगा कि उसके पास अब और कोई चारा नहीं था, तब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने ना चाहते हुए भी रोहित को कॉल लगा दिया। अपने बेडरूम में सोए रोहित के सिरहाने के बिल्कुल बगल में रोहित का फोन वाइब्रेट होने लगा। कुछ देर फोन वाइब्रेट होने के बाद जब रोहित की आंखें खुली तो उसने देखा कि रोहित का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। रोहित जानता था कि अगर इमरजेंसी ना हो तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कभी भी इस तरह से रोहित को इतनी रात डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। अपने चीफ के नंबर को अपने फोन में देकर रोहित थोड़ी देर के लिए सोच में चला गया। उसके सामने कई सारे दृश्य आने लगे। रोहित ने पहले कुछ देर तक सोचा और फिर एक झटके से अपनी जगह से उठ गया और रोहित ने पलटकर देखा तो अनिका गहरी नींद में सोई हुई थी। रोहित अनिका को चैन से सोता हुआ देखकर मुस्कुराकर उठा, पर अगले ही पल रोहित को याद आया कि उसे चीफ का कॉल आ रहा है। रोहित अनिका को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए जल्दी से अपना फोन लेकर रोहित बड़ी ही धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोलकर बेडरूम से बाहर निकल गया। बेडरूम से बाहर निकलते ही रोहित ने बेडरूम का दरवाजा बंद किया और तुरंत चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का कॉल रिसीव किया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने तेज सांसें लेते हुए रोहित से कहा, सर, बच्चे गायब हैं। इतनी सी बात सुनते ही रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर क्या कह रहा था। रोहित ने लगभग चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? बच्चे गायब हो गए? क्या मतलब है तुम्हारा? कहीं तुमने नींद में तो फोन नहीं किया है? साफ साफ कहो। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को पता नहीं चल रहा था कि वो रोहित को किस तरह से जवाब दे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित से कहा, जी सर, मैं सच कह रहा हूँ, बच्चे होटल से गायब हो गए हैं। वो किसी तरह की गेम खेलना चाहते थे जिसे वो ट्रेजर हंट कहते थे। ट्रेजर हंट की गेम खेलते खेलते वो कब हमारे आदमियों की नजरों के सामने से गायब हो गए पता भी नहीं चला। हमने चारों तरफ ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। रोहित को चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बातें समझ में नहीं आ रही थी। रोहित जानता था कि बच्चे तो काफी देर पहले अपने बेडरूम में जाकर सो गए थे, फिर अचानक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इस तरह की बातें क्यों कर रहा था। ये बात रोहित की समझ के बाहर थी। रोहित अब बुरी तरह से कंफ्यूज हो गया था और साथ ही साथ परेशान भी था। फोन को कान पर लगाकर रोहित बच्चों के बेडरूम की ओर तेजी से चलने लगा। रोहित ने जब धीरे से बच्चों का बेडरूम का दरवाजा खोला तो वो ये देखकर चौंक गया कि तीनों बच्चों के बिस्तर खाली थे। बेडरूम में कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। रोहित ने बच्चों के बेडरूम की लाइट्स ऑन की और सीधे टेरेस गार्डन की ओर चला गया, मगर पूरे कमरे में बच्चों का नामो निशान नहीं था। इस बार रोहित के दिल की धड़कनें और भी काफी ज्यादा तेज हो गई थी। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को बच्चे कैसे गायब हो सकते थे। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि रिया काफी शरारती थी, मगर रोहित को पूरा भरोसा था कि आर्यन और एलेक्जेंडर कभी भी इस तरह की शरारत नहीं कर सकते थे। रोहित अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ बात करते हुए तुरंत प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकला। जैसे ही प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा खुला, सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स काफी हैरान, परेशान और घबराए हुए नजर आ रहे थे।
एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित को जैसे ही बाहर आते हुए देखा, उसने कहा, सर वी आर वेरी सॉरी, मगर बच्चों ने इस तरह से हमें बात बताई कि हमें बच्चों की बात मजबूरन माननी पड़ी। आप सोए हुए थे। बच्चों ने कहा कि वो एक गेम खेलना चाहते हैं जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। रोहित एलिवेटर के सामने खड़ा था और एलिवेटर के ऊपर आने का इंतजार करने लगा। वो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी जगह अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहने लगा, सर उन्होंने कहा कि वो किसी ट्रेजर हंट नाम की गेम खेलना चाहते हैं, जहां तीनों बच्चों ने पूरे होटल में अलग अलग जगहों पर किसी तरह का खास गिफ्ट बॉक्स रखा था। हमने अपने कुछ गार्ड्स बच्चों के साथ भेजे, मगर पता नहीं कैसे बच्चे होटल की फेंसिंग फांदकर होटल से बाहर निकल गए। हमारे सारे आदमी मनाली के चारों तरफ फैले हुए हैं और बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बच्चों का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। जैसे जैसे रोहित अपने सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुन रहा था, रोहित के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे अचानक इस तरह की शरारत क्यों कर रहे थे। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि आजकल की जनरेशन के टीनेजर्स किस तरह की शरारत करते थे। पार्टीज में जाने के लिए वो लोग अपने माँ बाप से झूठ बोलकर देर रात घर से बाहर निकलते थे, मगर रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अभी रोहित के बच्चे उतने बड़े नहीं हुए थे कि माँ बाप से छुपकर इस तरह से घर छोड़कर रात को बाहर निकले। जब रोहित ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा और लॉबी की तरफ तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा, तब एक के बाद एक सारे सिक्योरिटी ऑफिसर रोहित के पीछे एक फौज बनाकर चलने लगे। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चे गए तो कहां गए। रोहित ने अपने मोबाइल फोन से एक नंबर डायल किया। कुछ ही देर में जब कॉल कनेक्ट हुआ तो रोहित ने कहा, इंस्पेक्टर गिरीवाल, पूरे के पूरे मनाली शहर में नाकाबंदी कर दो। अभी इसी वक्त तुम्हें जिसके ऑर्डर चाहिए वो तुम्हें मिल ही जाएंगे। पुलिस कमिश्नर से लेकर होम मिनिस्टर तक जिसकी भी परमिशन लेनी पड़े मैं ले लूंगा, मगर अभी इसी वक्त तुम पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो। इतना कहने के बाद रोहित ने आगे कहा, इतना याद रहना चाहिए कि शहर के बाहर एक गाड़ी भी नहीं जानी चाहिए। हैरान इंस्पेक्टर गिरीवाल ने रोहित से पूछा, साहब काम तो जरूर हो जाएगा, मगर बताइए तो सही इतनी रात को ऐसी क्या आफत आन पड़ी। रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहा, बच्चे होटल से गायब हो गए हैं और अगर मेरे बच्चों को खरोच भी आई ना तो तुम नहीं जानते कि मैं क्या करूंगा। ये कहते हुए रोहित ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रोहित जानता था कि इंस्पेक्टर गिरीवाल कुछ ही मिनट में पूरे शहर का चक्का जाम कर देंगे। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक बच्चों को हो क्या गया था। बच्चे इस तरह से होटल छोड़कर इतनी रात को बाहर क्यों गए थे। ये बात रोहित की समझ के बाहर थी। रोहित के चेहरे पर काफी गुस्सा और परेशानी दोनों साथ साथ नजर आ रहे थे। जैसे ही होटल लॉबी के बाहर मेन गेट पर रोहित को चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर दिखाई दिया, रोहित ने सीधे जाकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का गिरेबान पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, अगर बच्चों को कुछ भी हुआ ना तो याद रखना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को जैसे ही रोहित की डांट पड़ी, वो अपना सिर झुकाकर वहीं खड़ा रहा। अपने बॉस को इस तरह शर्मिंदा देखकर उसके साथी भी काफी ज्यादा घबराए हुए लगने लगे थे, खासकर वो 3 सिक्योरिटी ऑफिसर जो बच्चों के साथ थे और बच्चे जिनकी नजरों से अचानक ही गायब हो गए थे। रोहित का इस तरह का रवैया देखकर सारे सिक्योरिटी ऑफिसर थर थर कांपने लगे थे। रोहित होटल की लॉबी से निकलकर होटल के एंट्रेंस गेट की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगा। रोहित के पीछे गाड़ियों का एक काफिला सा आगे बढ़ने लगा तो रोहित के ड्राइवर ने रोहित के ठीक बगल में गाड़ी धीमी करते हुए रोहित से कहा, सर आप कार में बैठ जाइए। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों को ढूंढने के लिए वो किस दिशा में जाए। रोहित बार बार एलेक्जेंडर को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, मगर एलेक्जेंडर कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। रोहित ने एक के बाद एक तीनों बच्चों को कॉल लगाने की कोशिश की, मगर तीनों बच्चे कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे क्या अपने किसी शरारत की वजह से गायब हुए थे या रोहित के किसी अनजान दुश्मन ने बच्चों को अगवा किया था। रोहित के होते हुए एक बार पहले भी अनिका अगवा हो चुकी थी, मगर इस बार रोहित अपने बच्चों का एक बाल भी बाका नहीं होने दे सकता था। रोहित मन ही मन ये सोचने लगा कि बच्चे अगर शरारत कर रहे थे तो वो किस तरफ जा सकते थे। ऐसी कौन सी चीज बच्चों की मनपसंद थी जहां वो रोहित और अनिका से छुपकर जानना चाहते थे।
मनाली एक छोटा सा शहर था जहां बच्चों के सारे दोस्त भी नहीं रहते थे। आर्यन जब पिछली बार मनाली में आया था तब होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स उसके दोस्त जरूर बन गए थे, मगर आर्यन और रिया ने कभी भी मनाली में अपने किसी दोस्त का जिक्र नहीं किया था। फिर रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद बच्चे सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देकर होटल से भाग निकलने में कामयाब कैसे हुए थे। तभी रोहित के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। रोहित ने तुरंत अपनी गाड़ी में बैठे हुए अपने ड्राइवर से कहा, एक काम करो, पुराने गुलेरिया हाउस ले चलो। रोहित की बात सुन रोहित के आसपास खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैरान हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक रोहित ने ऐसा क्यों कहा था। कार के अंदर बैठे रोहित ने अपने बगल में बैठे ड्राइवर से कहा, जल्द से जल्द तुम मुझे पुराने गुलेरिया हाउस ले चलो। रोहित के मन में क्या चल रहा था ये बात कोई नहीं जानता था, पर वो सारे लोग ये जरूर जानते थे कि अगर रोहित ने कुछ कहा है तो सोच समझकर कहा होगा। रोहित ऐसे ही कुछ नहीं कहता था। रोहित जानता था कि कहीं न कहीं पुराने गुलेरिया हाउस में ही बच्चों के मिलने की उम्मीद थी, मगर साथ में रोहित अच्छी तरह से ये भी जानता था कि जो कुछ भी वो सोच रहा था हो सकता था वो गलत था। मगर रोहित ने उस दिन भी रिया की आंखों में जिस तरह से कॉन्फिडेंस देखा था, रोहित समझ गया था कि रिया इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। रोहित अपनी बेटी रिया को अच्छी तरह से जानता था। रिया भले ही शरारती थी, लेकिन अगर रिया कोई काम अगर ठान लेती थी तो उसे पूरा करके ही रहती थी। जिद में और अपनी बात मनवाने में रिया बिल्कुल रोहित जैसी ही थी। हालांकि रिया और रोहित के स्वभाव में काफी अंतर था, मगर दोनों के सोचने का तरीका हूबहू एक दूसरे से मिलता था। जबकि अलेक्जेंडर और आर्यन का स्वभाव रोहित से मिलता था, मगर उनकी सोचने का तरीका बिल्कुल अपनी माँ जैसा था। रोहित जब सोच रहा था कि उसके बच्चे इतनी रात गए कहाँ जा सकते थे, तब अचानक ही रोहित को गुलेरिया हाउस की याद आई। गुलेरिया हाउस की याद आते ही रोहित की आंखों में एक चमक आ गई। रोहित ये तो गारंटी के साथ नहीं जानता था कि बच्चे पुराने गुलेरिया हाउस में गए हैं, पर रोहित को एक उम्मीद थी। उसका अंतर्मन यही कह रहा था कि बच्चे पुराने गुलेरिया हाउस गए होंगे। रोहित को ये भी याद था कि रिया ने कहा था कि पुराने गुलेरिया हाउस में रिया ने छत पर अपनी मम्मा को देखा था, जो बात मानने के लिए उसके भाई तैयार नहीं थे, और हो सकता था कि अपनी बात मनवाने के लिए वो अपने भाइयों को लेकर गुलेरिया हाउस गई हो। रोहित के दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी। वो जानता था कि इस तरह से बच्चों का इतनी रात को अकेले बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था, खासकर तब जब गुलेरिया हाउस शहर से दूर जंगलों के बीच एक अंधेरे कोने में बना था। रोहित जानता था कि उसकी बात गलत भी हो सकती थी, मगर रोहित किसी तरह जल्द से जल्द अपने बच्चों तक पहुंचना चाहता था। वहां रोहित की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल ने भी एक के बाद एक पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी थी। हर जाने आने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। देर रात को मनाली की सड़कों पर काफी कम गाड़ियां दिखाई देती थी। मनाली में आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट दिन में एंजॉय करके रात को जल्दी सो जाया करते थे, ताकि अगली सुबह जल्दी उठकर मनाली के खूबसूरत नजारों का वो आनंद उठा सके। बाकी विदेशी मेहमान ज्यादा करके रात को अपने होटलों में रहकर ही वक्त बिताना पसंद करते थे। इंस्पेक्टर गिरीवाल और उसकी टीम अच्छी तरह से जानते थे कि अगर रोहित मारवा के बच्चे किडनैप हो गए तो रोहित मारवा उन्हें पूरे डिपार्टमेंट की ऐसी की तैसी कर देगा। इंस्पेक्टर गिरीवाल और उसकी टीम हर आने जाने वाली गाड़ियों को चेक करने लगे थे। ज्यादातर गाड़ियां रोहित मारवा की सिक्योरिटी ऑफिसर की थी, जो रात के सन्नाटे में मनाली के हर गली कूचे से गुजर रही थी। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर गिरीवाल ने आसपास के पुलिस स्टेशन में भी इत्तला कर दी थी, और रोहित ने इंस्पेक्टर गिरीवाल को जो बच्चों की तस्वीरें भेजी थी वो तस्वीरें भी उसने सर्कुलेट करवा दी थी। मनाली से बाहर जाने वाले तमाम बसों की चेकिंग की जा रही थी। एक अंधेरे रास्ते पर नाकाबंदी करके खड़े इंस्पेक्टर गिरीवाल की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो सकती थी जो रोहित मारवा के बच्चों को इस तरह से किडनैप कर सके। मनाली के अव्वल दर्जे के छटे हुए बदमाशों की एक लिस्ट अपने दिमाग में बनाते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल ये सोचने लगे कि उनमें से कौन हो सकता था जो इतनी हिम्मत कर सकता था कि रोहित मारवा के साथ डायरेक्टली इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ले सके। मगर सारे छटे हुए बदमाशों का नाम याद करने के बावजूद इंस्पेक्टर गिरीवाल को किसी पर शक नहीं हो रहा था। अब इंस्पेक्टर गिरीवाल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो मन ही मन उस शख्स के बारे में सोच रहा था
जिसने रोहित मारवा के बच्चों को अगवा किया था। इंस्पेक्टर गिरीवाल को यही लग रहा था कि जिस किसी ने भी बच्चों को अगवा किया है वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। इंस्पेक्टर गिरीवाल इतना तो जानते थे कि मनाली के किसी बदमाश ने ये काम नहीं किया होगा, क्योंकि इंस्पेक्टर गिरीवाल ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मनाली में रहने वाले छटे हुए बदमाश इतना तो अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित मारवा के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी मोल लेने का क्या मतलब हो सकता था। मगर फिर भी तसल्ली करने के लिए इंस्पेक्टर गिरीवाल ने हर छटे हुए बदमाश के घर पर अपने पुलिस के आदमी भिजवाकर यह तसल्ली कर ली थी कि बच्चे उनमें से किसी के पास नहीं थे। सारे पुलिस ऑफिसरों ने रिपोर्ट करते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहा कि उन्होंने हर छटे हुए बदमाश के घर की तलाशी ली है, मगर कहीं से किसी भी तरह के शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इंस्पेक्टर अपना सिर खुजलाते रहे थे, तभी अचानक उनकी साथी लेडी ऑफिसर उनके पास आई और कहने लगी, मुझे तो लगता है ये काम किसी छटे हुए बदमाश का नहीं है, बल्कि ऐसे किसी इंसान का है जिसे बहुत गहरी चोट लगी हो। इतना कहकर साथी इंस्पेक्टर चुप हो गई और गिरीवाल को देखने लगी। इंस्पेक्टर गिरीवाल अचानक ही अपनी साथी पुलिस ऑफिसर को बड़ी बड़ी आंखों से देखते रहे। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी साथी ऑफिसर से कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? ये सुनते ही साथी लेडी ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा, जरा सोचिए, पिछले दिनों में ऐसा कौन है जिसने अपने दिल पर काफी गहरी चोट खाई है, रोहित मारवा की वजह से या उनके परिवार की वजह से। इंस्पेक्टर गिरीवाल अपनी साथी की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गए। इंस्पेक्टर गिरीवाल की लेडी ऑफिसर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, हो सकता है ये किडनैपिंग उसी ने की हो जिसे बहुत गहरी चोट लगी हो, वरना आप सोचिए, इतने बड़े आदमी के घर से अगर बच्चे किडनैप हुए हैं तो अब तक फिरौती के लिए कोई फोन क्यों नहीं आया? इंस्पेक्टर गिरीवाल अपने मुंह में पान चबाते हुए गहरी सोच में डूब गए। लेडी ऑफिसर की कुछ बातें इंस्पेक्टर गिरीवाल की समझ में आ रही थी, मगर वो अपनी साथी की बात पर यकीन करे उससे पहले वो खुद इस बात को हर एंगल से सोच लेना चाहते थे। इंस्पेक्टर गिरीवाल अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी साथी शर्मिला की बात कर रही थी। पिछले दिनों होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में शर्मिला के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारी की सारी बातें इस तरफ इशारा करती थी कि जरूर शर्मिला मन ही मन रोहित और उसके परिवार पर पलटवार करने की कोशिश करेगी। हालांकि देखने में शर्मिला काफी कमजोर और एक सीधी साधी लड़की लगती थी, मगर इंस्पेक्टर अच्छी तरह से जानते थे कि किस तरह सनी शर्मिला को पसंद करता था। शर्मिला और सनी के बीच में किसी तरह की बहस हुई थी और सनी के साथ जो कुछ भी हुआ था ठीक उसके बाद ही शर्मिला के भाई को अगवा कर लिया गया था। जब इंस्पेक्टर गिरीवाल ने शर्मिला को पकड़कर लकड़ी के छोटे से कमरे में कैद किया था, तब भी इंस्पेक्टर अच्छी तरह से जानते थे कि शर्मिला अपने पर हुए जुल्मों का बदला लेना चाहती थी। उसकी आंखों में जुनून नजर आ रहा था, हालांकि उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इंस्पेक्टर गिरीवाल से लड़ सके। मगर इस वक्त इंस्पेक्टर गिरीवाल ने शर्मिला की आंखों में पढ़ लिया था कि वो दुनिया से लड़ना चाहती थी, और हो सकता था कि शर्मिला के भाई अगवा हो जाने के बाद शर्मिला ने सोचा हो कि अगर रोहित ने उसके भाई को अगवा किया है तो अपने बच्चों के बदले रोहित जरूर शर्मिला के भाई को रिहा करेगा, और शायद इसीलिए अब तक किडनैपर ने पैसों की कोई डिमांड नहीं की थी। जब ये बात इंस्पेक्टर गिरीवाल के दिमाग में आई, तब इंस्पेक्टर गिरीवाल ने तुरंत अपनी जीप के बोनट पर हाथ मारते हुए अपने साथियों से कहा, चलो तुरंत जीप में बैठो। वो शहर के बाहर जो रॉ हाउस बने हैं, जिन्हें लोग भूतिया जगह कहते हैं, मुझे वहाँ ले चलो। इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर उसकी साथी इंस्पेक्टर समझ गई थी कि इंस्पेक्टर गिरीवाल को उनका इशारा अच्छी तरह से समझ आ चुका था। इंस्पेक्टर गिरीवाल का साथी ड्राइवर तेजी से पुलिस जीप शर्मिला के घर की ओर ले जाने लगा। इंस्पेक्टर गिरीवाल और उनके साथी इंस्पेक्टर मन ही मन ये भी सोच रहे थे कि अगर शर्मिला ने सचमुच तीनों बच्चों को अगवा किया था तो वो इस वक्त अपने घर पर नहीं होगी। मगर साथ ही साथ इंस्पेक्टर ये भी सोच रहे थे कि शर्मिला कोई प्रोफेशनल किडनैपर नहीं थी, और इसीलिए शायद एक्सपीरियंस न होने की वजह से शर्मिला ने बच्चों को किडनैप करके उन्हें अपने घर पर ही रखा हो। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर गिरीवाल की जीप ठीक उस सुनसान इलाके में पहुंची जहां शर्मिला रहा करती थी। आसपास सारे NRI लोगों ने अपने अपने बंगले बनवाए थे, मगर उन बंगलों में कोई रहता नहीं था, जिसकी वजह से इलाका बिल्कुल सुनसान नजर आता था। इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइट्स के अलावा वहाँ रोशनी भी बहुत कम थी।
खुद पुलिस वाले भी जीप से उतरने से डरते थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के किस्से सुन रखे थे वो सुनकर उस इलाके में पांव रखना भी उनके लिए काफी डरावना था। जैसे ही इंस्पेक्टर गिरीवाल जीप से उतरे, इंस्पेक्टर के साथी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने देखा उसके साथी काफी घबरा रहे थे, यहाँ तक कि उनकी साथी लेडी पुलिस इंस्पेक्टर भी नीचे पांव रखने से कतरा रही थी। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपना हाथ जोर से जीप के बोनट पर मारते हुए कहा, अरे बेवकूफ, नीचे उतरो। अरे इस तरह से डर रहे हो जैसे तुमने सचमुच किसी भूत को सामने देख लिया हो। इतना कहकर इंस्पेक्टर गिरीवाल सबको घूर घूर कर देखने लगे। ये देखकर कुछ हवलदार अपने हाथों में डंडा लिए जीप के पीछे वाले दरवाजे से नीचे उतरे। उन्हें देखकर इंस्पेक्टर गिरीवाल समझ गए थे कि उन्हें काफी डर लग रहा था। दो हवलदार आसपास देखकर मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे थे, जबकि एक हवलदार काफी बुरी तरह से कांप रहा था। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कांपते हुए हवलदार के पास जाकर कहा, क्या हो रहा है तुम्हें? तुम इतना कांप क्यों रहे हो? ये भूत वूत कुछ नहीं होता, समझे? अगर इस दुनिया में सबसे भयानक कोई चीज है तो वो है इंसान, जो तुम खुद हो। अरे हम जैसे इंसानों को अगर भूत देख ले तो भूत डर जाए, और तुम हो जो भूत के नाम से डर रहे हो। इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात सुनकर पीछे खड़े दोनों हवलदारों ने अपना पाठ जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। तभी कांपती हुई आवाज में आगे खड़े हवलदार ने इंस्पेक्टर से कहा, अरे नहीं नहीं साहब, ये तो ठंड के मारे मेरी हड्डियां खटखटा रही हैं। मगर साहब सच कहूँ तो आप ऐसी सब बातें जोर जोर से मत कीजिए। हमने यहाँ पर एक से एक किस्से सुने हैं। इस जगह पर जरूर भूतों का वास है। अरे भाई, मेरी चाची ने तो खुद अपनी आंखों से यहाँ पर भूत देखा है। उस हवलदार की ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, अरे तुम्हारी चाची ने यहाँ किसी भूत को नहीं बल्कि तुम्हारे चाचा को देख लिया होगा। वो किसी भूत से कम है क्या? इतना कहने के बाद खुद इंस्पेक्टर गिरीवाल हंसने लगे। इंस्पेक्टर गिरीवाल की ये बात सुनकर बगल में खड़ी लेडी इंस्पेक्टर की हंसी छूट गई, मगर सामने खड़े तीनों हवलदार भी अभी भी काफी डरे हुए लग रहे थे। आगे खड़े हवलदार ने कांपती हुई आवाज में इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहा, नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी चाची ने खुद मेरे चाचू को यहाँ पर किसी चुड़ैल की गिरफ्त में देखा था। उस चुड़ैल ने मेरे चाचू को पूरी तरह से वश में कर लिया था। उस हवलदार की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर गिरीवाल उस लेडी इंस्पेक्टर की ओर देखने लगे। दोनों ही मन समझ गए थे कि चाचा ने चाची को किस तरह से उल्लू बनाया था, मगर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने उस हवलदार की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने कदम शर्मिला के घर की ओर आगे बढ़ाना शुरू किया। तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल के कानों पर एक धीमी आवाज पड़ी, साहब रुक जाइए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो लड़की इस तरह से इतने सुनसान इलाके में कैसे रह सकती है। मुझे तो लगता है वो लड़की भी कोई आम लड़की नहीं है, वो खुद एक प्रेतात्मा है। ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल चौंक कर उस हवलदार को देखने लगे। जैसे इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपने हवलदार की बात सुनी, इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अब एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो इतना याद रखना, लॉकअप में जितने भी मुजरिम बंद हैं उन सबको छोड़ दूंगा और तुम्ही को लॉकअप के अंदर बंद कर दूंगा। पता है ना, अंधविश्वास की बातें अफवाह के तौर पर फैलाना भी एक कानूनन अपराध है, इसलिए बेकार की बातें मेरे सामने मत करना। इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात सुनकर दोनों हवलदार हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। जो हवलदार जोर जोर से कांप रहा था, उसका हाथ पकड़कर इंस्पेक्टर गिरीवाल उसे शर्मिला के घर की ओर अंदर ले जाने लगे। पूरे इलाके में काफी अंधेरा था। इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही थी। चारों तरफ एक अलग ही शांति छाई हुई थी। इस शांति में हवा के चलने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। शर्मिला के घर के बरामदे में हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। लेडी इंस्पेक्टर जिसने शर्मिला के घर के बारे में पूछताछ की थी, उसने इंस्पेक्टर गिरीवाल को इशारा करते हुए शर्मिला का घर बताया। जैसे ही इंस्पेक्टर गिरीवाल को गली के कोने में शर्मिला का घर दिखाई दिया, वो हवलदार को अपने साथ लेकर धीरे धीरे उस घर की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। जैसे जैसे शर्मिला का घर नजदीक आ रहा था, हवलदार के शरीर की कंपन और ज्यादा बढ़ रही थी। हवलदार चारों ओर देखकर मन ही मन किसी तरह चाहता था कि इंस्पेक्टर गिरीवाल अपना इरादा बदल ले और वापस जीप शहर की ओर ले जाएं। उस हवलदार की डर की मारे हालत खराब थी।
वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि अगर उस वक्त कोई जानवर भी चिल्ला देता तो वो हवलदार वहां से भाग खड़ा होता। इलाके में पूरी तरह से हर तरफ शांति थी, इसलिए जरा सी हवा की आहट आते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल के साथ चल रहे हवलदार को घबराहट महसूस होने लगी थी। जैसे ही इंस्पेक्टर गिरीवाल शर्मिला के घर के बरामदे के पास पहुंचे, हवलदार ने इंस्पेक्टर गिरीवाल का हाथ पकड़ लिया और कहा, साहब, हम अकेले आपके साथ अंदर नहीं जाएंगे। आप एक काम कीजिए, ये पीछे खड़े हमारे साथियों को भी हमारे साथ बुला लीजिए। क्या है कि अगर अंदर कोई भूत हुआ तो फिर जितने ज्यादा लोग होंगे हम उतनी ही ताकत से उनका मुकाबला कर पाएंगे। हवलदार की ऐसी बेतुकी बात सुनकर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने उस हवलदार की पीठ पर चपत लगाते हुए कहा, अरे बेवकूफ, अगर सचमुच अंदर भूत हुआ तो हम 4 हो या 400 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए बेकार की बातें मत सोचो और चलो अंदर, हम जो काम करने आए हैं उसे कर लेते हैं। इस बार हवलदार इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात नहीं सुनने वाला था। हवलदार ने पीछे मुड़कर अपने साथी से कहा, अरे भाई, आ जाओ, दोस्त होने के नाते मेरी मदद करने के लिए आ जाओ। इंस्पेक्टर गिरीवाल अच्छी तरह से जान चुके थे कि हवलदार अकेला अंदर नहीं आने वाला था, इसलिए अपने साथियों को इशारे से अपने पास बुलाते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, अरे चलो यार, तुम सब अंदर चलो। पता नहीं आज इसे क्या हो गया है, इतना डर रहा है कि अभी अगर और कुछ देर तक डरता रहा तो यही अपनी पैंट गिल्ली कर देगा। इंस्पेक्टर गिरीवाल का इशारा देखते ही पीछे खड़े 2 हवलदार भी काफी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में भी घबराहट साफ नजर आ रही थी। लेडी इंस्पेक्टर बाकी 2 हवलदारों के साथ इंस्पेक्टर गिरीवाल के पास आ पहुंची। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने शर्मिला के बरामदे में जैसे ही कदम रखा, एक बड़ी सी काली बिल्ली अचानक ही घर के छत से बरामदे में कूदी। उस काली बिल्ली को देखते ही तीनों हवलदार के मुंह से चीख निकल गई। इस बार इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जोर से तीनों हवलदारों को फटकार लगाते हुए कहा, अरे बस करो तुम लोग, बहुत हो गया तुम लोगों का तमाशा। इतना ही डर लगता था तो पुलिस महकमे में नौकरी लेने की क्या जरूरत थी। किसी चूड़ियों के बिजनेस में लग जाते, दिन भर आराम से दुकान पर बैठे रहते। वर्दी पहनने का शौक है तो फिर वर्दी के साथ जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाना सीखो, और खबरदार अगर तुम इस बार चिल्लाए तो। इंस्पेक्टर गिरीवाल की डांट सुनते ही तीनों हवलदार चुप होकर अपना सिर झुकाकर धीरे धीरे शर्मिला के घर की ओर आगे बढ़ने लगे। शर्मिला के घर के दरवाजे के पास जाकर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने शर्मिला के घर का दरवाजा नॉक किया और धीरे से आवाज लगाने लगा, शर्मिला, दरवाजा खोलो, मैं इंस्पेक्टर गिरीवाल हूँ। वहाँ इंस्पेक्टर गिरीवाल दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे, तभी उनके पीछे खड़े बाकी 3 हवलदार चारों ओर देखकर मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। रात के काले अंधेरे में अगर पत्तों की हल्की सी सरसराहट भी होती तो उन्हें लगता कि कोई अनजान साया उनकी ओर चला आ रहा था। बात बात पर तीनों हवलदार कभी डर जाते तो कभी चौंक कर किसी दिशा में देखने लगते। कभी उनको बिल्ली की आंखों में प्रेतात्मा नजर आती तो कभी हवा की झोंकों की वजह से हिलने वाले पेड़ में उन्हें कोई साया नजर आता। इंस्पेक्टर काफी देर तक दरवाजे पर खड़े शर्मिला के दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगे। जब इंस्पेक्टर गिरीवाल ने देखा कि काफी देर हो जाने के बाद भी शर्मिला दरवाजा नहीं खोल रही थी तो फिर से दरवाजा नॉक करते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, दरवाजा खोलो, कुछ बात करनी है शर्मिला। जब इंस्पेक्टर गिरीवाल को लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है तो इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी साथी लेडी इंस्पेक्टर की ओर देखा। लेडी इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर गिरीवाल का इशारा मिलते ही लेडी इंस्पेक्टर ने तीनों हवलदार से कहा, चलो एक काम करो, तुम लोग तीनों घर के पिछवाड़े में जाकर खड़े हो जाओ। देखो कोई भागने की कोशिश ना करे, और हाँ ध्यान देना ऐसा ना हो कि तुम खुद डर जाओ और सामने वाला तुम्हारे डर का फायदा उठा ले। तीनों हवलदार तो काफी डरे हुए थे, मगर ऐसे सिचुएशन में अपने सीनियर का ऑर्डर मिलते ही तीनों साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर के पीछे वाले हिस्से की ओर दौड़ पड़े। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी साथी लेडी इंस्पेक्टर को थोड़ा पीछे रहने का इशारा किया और वो जोर जोर से शर्मिला के घर के दरवाजे पर लात मारने लगे। कुछ देर तक लगातार जोर जोर से लात मारने के बाद अचानक ही शर्मिला के दरवाजे का किवाड़ खुल गया। दरवाजा खुलते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी कमर पर लगी पिस्तौल अपने हाथ में ले ली और तुरंत घर के अंदर दाखिल हो गए। घर में हर तरफ अंधेरा था, कहीं कोई रोशनी नहीं थी। इंस्पेक्टर गिरीवाल जोर जोर से शर्मिला को आवाज लगाते हुए कहने लगे, शर्मिला,
बाहर आ जाओ। देखो, अगर तुम हम में से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो तो अभी मौका है, सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो बाद में तुम्हें मौका नहीं दिया जाएगा और ना ही तुम्हारी बात सुनी जाएगी। लेडी इंस्पेक्टर ने भी अपने हाथ में पिस्तौल पकड़ रखी थी। इंस्पेक्टर गिरीवाल और लेडी इंस्पेक्टर दोनों ही हर तरफ चौकन्ने होकर इस बात का खास ध्यान रख रहे थे कि कहीं किसी अंधेरे कोने से कोई उन पर हमला न कर बैठे। मगर तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल की नजर नीचे फर्श पर लेटी शर्मिला पर पड़ी। शर्मिला को इस तरह नीचे फर्श पर लेटा हुआ देखकर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपने साथी इंस्पेक्टर से कहा, देखो वो रही शर्मिला। शर्मिला को इस तरह देखकर लेडी इंस्पेक्टर ने पहले तो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सबसे पहले स्विच बोर्ड ढूंढकर कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। कमरे की लाइट्स ऑन होते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने देखा कि शर्मिला फर्श पर लगभग बेहोशी की हालत में पड़ी थी। कमरे के अंदर लाइट्स ऑन होता देखकर बाहर खड़े हवलदार भी दौड़कर शर्मिला के घर के अंदर आ गए। जब उन्होंने शर्मिला को इस तरह फर्श पर लेटा हुआ देखा तो तीनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। एक हवलदार ने इंस्पेक्टर गिरीवाल से पूछा, साहब ये मर गई क्या? इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपने हाथ में पिस्तौल पकड़ रखी थी। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जब अपने साथी हवलदार की बात सुनी तो वो भी काफी हैरान हो गए। उन्होंने हवलदार की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ देखो उसकी सांस चल रही है क्या, जरा चेक करो जाकर। जैसे ही हवलदार ने इंस्पेक्टर गिरीवाल की ये बात सुनी वो अपनी किस्मत को कोसने लगा। अगर उसने ये बात ना कही होती तो शायद इंस्पेक्टर गिरीवाल उसे इस तरह की जिम्मेदारी ना सौंपते। हवलदार के पास और कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे हवलदार शर्मिला की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। कांपते हुए हाथों से हवलदार ने शर्मिला की नाक पर अपनी उंगली रखी। इससे पहले कि वो देख पाता कि शर्मिला सांसें ले रही है या नहीं, तभी अचानक फर्श पर लेटी शर्मिला ने अचानक अपनी आंखें खोली। शर्मिला की आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। जैसे ही शर्मिला ने अचानक अपनी आंखें खोली, हवलदार के मुंह से एक चीख निकल गई और वो जैसे ही एक झटके से उड़कर अपनी जगह से कुछ फीट दूर जा गिरा। हवलदार को अचानक ऐसा लगने लगा था जैसे उसके शरीर में जोर का बिजली का झटका लगा था। फर्श पर लेटी शर्मिला धीमे धीमे सांसें लेने की कोशिश कर रही थी और तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल को इस बात का अंदाजा हुआ कि अपने भाई की याद में शर्मिला दिन रात अपने भाई का इंतजार कर रही थी और शायद इसीलिए वो खाना पीना भी भूल चुकी थी, जिसकी वजह से उसका शरीर पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका था। इसका मतलब साफ था कि अगर वक्त पर इंस्पेक्टर गिरीवाल और उनकी टीम शर्मिला के घर पर ना पहुंचे होते तो शर्मिला ने शरीर की कमजोरी की वजह से सुबह तक दम तोड़ दिया होता। फर्श पर गिरी शर्मिला की आंखें देखकर हवलदार ने इंस्पेक्टर गिरीवाल की ओर देखकर कहा, साहब मैंने कहा था ना आपसे, यहाँ पर भूत है, भूत। ये कहते हुए वो हवलदार अपनी जगह से उठा और अपने साथी हवलदारों को कहने लगा, भागो यहाँ से, इससे पहले कि कोई प्रेत आत्मा हम पर कोई प्रकोप डाल दे, यहाँ से हमें भागना होगा। जैसे ही तीनों हवलदार कमरे से भागने की कोशिश करने लगे, इंस्पेक्टर गिरीवाल ने तीनों हवलदार की ओर अपनी बंदूक तानते हुए कहा, अरे बेवकूफो रुक जाओ, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए और मैं इसी वक्त तुम तीनों को सस्पेंड कर दूं, इस लड़की को उठाओ और जीप में डालो। कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गई है। इसे हमें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना होगा, वरना ये लड़की कभी भी अपना दम तोड़ सकती है और अगर इस लड़की ने दम तोड़ दिया तो इसके साथ जुड़े कई राज भी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो रोहित मारवा हमारा जीना मुश्किल कर देगा। इसलिए कहता हूँ, अगर चैन से जीना चाहते हो तो इस लड़की की जान बचाना बहुत जरूरी है। अपने सीनियर का ऑर्डर मिलते ही तीनों हवलदार फर्श पर लेटी शर्मिला के पास पहुंचे और बड़े ही ध्यान से शर्मिला को उठाकर घर से बाहर ले जाने लगे। इंस्पेक्टर और उनकी साथी लेडी इंस्पेक्टर भी तीनों हवलदार के पीछे घर से बाहर निकल गए। जब हवलदार शर्मिला को जीप की ओर ले जा रहे थे तब इंस्पेक्टर गिरीवाल ने एक बार फिर से शर्मिला के घर की ओर देखते हुए अपने साथी से कहा, देखो अभी इतना तो तय है कि तीनों बच्चे इस घर में नहीं है। एक मुसीबत टली नहीं कि दूसरी आफत गले पड़ गई। चलो इतना तो सही हुआ कि अगर हम वक्त पर इस घर में ना पहुंचते तो ये लड़की अपना दम तोड़ देती और अगर ऐसा हुआ होता तो रोहित मारवा हमारा दम निकाल देता। जीप के पास पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल ने देखा कि जीप में जगह थोड़ी कम थी, इसलिए इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी साथी पुलिस ऑफिसर की ओर देखकर कहा, देखो जीप में हम सब इस वक्त एक साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकते,
एक काम करो, इस लड़की के साथ एक औरत का होना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम इस जीप में इस लड़की के साथ चली आओ। अपने साथ 2 हवलदार ले जाओ। मैं राम सिंह के साथ यही रुकता हूँ। इसे हॉस्पिटल में दाखिल करने के बाद जीप वापस भिजवा देना। मैं राम सिंह के साथ वापस आ जाऊंगा। राम सिंह वही हवलदार था जिसे भूतों से सबसे ज्यादा डर लगता था और भूत का नाम सुनते ही उसके हाथ पांव कांपने लगते थे। जैसे ही राम सिंह ने इंस्पेक्टर गिरीवाल की ये बात सुनी, कांपती हुई और अटकती हुई आवाज में वो इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहने लगा, अरे साहब, एक काम कीजिए ना, ये मिट्ठू को यहाँ पर रख लीजिए, मैं अस्पताल चला जाता हूँ। राम सिंह की ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, उन दोनों को जाने दो, मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत है। इंस्पेक्टर की फटकार सुनते ही बाकी 2 हवलदार जीप में बैठकर लेडी ऑफिसर और शर्मिला के साथ हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। जीप के जाते ही राम सिंह का पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। जीप के हेडलाइट में कम से कम पूरे इलाके में रोशनी थी, मगर जीप के जाने के बाद अचानक पूरा इलाका पूरी तरह से अंधेरे में लिपट गया था। राम सिंह ने डरती हुई और अटकती हुई आवाज में इंस्पेक्टर गिरीवाल से पूछा, साहब, आपको यहाँ इस वक्त क्या काम है? तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने बड़ी भारी और डरावनी आवाज में राम सिंह से कहा, हमें यहाँ कुछ भूतों को पकड़ना है। इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात सुनकर उस हवलदार के होंठ कांपने लगे। हवलदार ने इंस्पेक्टर गिरीवाल की ओर देखकर कहा, सर, आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? आपके कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। इतना पूछने के बाद हवलदार जवाब का इंतजार करने लगा, पर इंस्पेक्टर गिरीवाल खामोश खड़े थे। उनको इस तरह से चुप देखकर हवलदार को अजीब लगा। उसने फिर से पूछा, क्या हुआ सर, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? इतना कहने के बाद हवलदार फिर से अपने साहब के बोलने का इंतजार करने लगा, पर इंस्पेक्टर गिरीवाल एकदम खामोश खड़े थे। उन्हें देखकर लग रहा था मानो वो हवलदार की बातें सुन नहीं रहे थे। ये बात हवलदार को काफी अजीब लग रही थी। बहुत देर बाद भी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जब कुछ जवाब नहीं दिया तो हवलदार सोच में पड़ गया। तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जब हवलदार की ओर देखा तो इंस्पेक्टर गिरीवाल की आंखें ऊपर चढ़ चुकी थी, जिसे देखकर हवलदार के चेहरे पर घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। हवलदार का पूरा शरीर बिजली के झटके खाता हुआ तेजी से कांपने लगा। कुछ देर तक जब हवलदार का शरीर पूरी तरह से कांपने लगा, तब अचानक ही इंस्पेक्टर गिरीवाल जोर जोर से हंसने लगे और तालियां बजा बजा कर हवलदार की ओर देखकर कहने लगे, अरे यार, तुम तो सचमुच बहुत डरपोक हो। देखो भाई, मेरी बात मानो, इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है, समझे? अब इन सब बातों पर विश्वास करना छोड़ दो, नहीं तो ऐसे ही डरपोक बने हुए रहोगे। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल चुप हो गए। वहीं कांप कांप कर हवलदार की जान निकल गई थी। उसके दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी। अगर वो इसी तरह से कुछ देर और डरा हुआ रहता तो उसके शरीर से उसकी जान निकल जाती। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जिस तरह से हवलदार को डराया था, इतनी ठंड में भी हवलदार के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। अपने माथे से पसीना पोंछकर हवलदार एक कोने में बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गया। हवलदार ने अपना सिर पकड़ लिया था। उसके दिल की धड़कन अब भी बढ़ी हुई थी। उसे अपने साहब पर गुस्सा भी आ रहा था, मगर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो जानता था कि उसके सामने जो शख्स खड़ा था वो उसका सीनियर था। हवलदार की सांसें अब भी फूली हुई थी। वो बार बार अपने सिर पर हाथ रखकर हांफे जा रहा था। इंस्पेक्टर गिरीवाल हवलदार की इन हरकतों पर अभी भी अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर छोटी सी पहाड़ी पर बने आखिरी मकान पर पड़ी। उस मकान को देखने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल मन में कुछ सोचने लगे। उनके मन में इस वक्त कुछ चल रहा था। उनका चेहरा काफी गंभीर हो गया था। इंस्पेक्टर गिरीवाल को लगा जैसे अभी अभी उस मकान की खिड़की से कोई झांक रहा था। काफी अंधेरा था, इसलिए इंस्पेक्टर गिरीवाल ये बात यकीन के साथ तो नहीं कह सकते थे, मगर इंस्पेक्टर गिरीवाल के चेहरे से हंसी पूरी तरह से गायब हो गई थी। इंस्पेक्टर गिरीवाल को यकीन था कि उन्होंने जरूर खिड़की को बंद होते हुए देखा था। जिस बंगले पर इंस्पेक्टर गिरीवाल की नजर पड़ी थी वो बंगला टेकरी पर सबसे ऊंचाई पर बना हुआ बंगला था। दिखने में वो बंगला काफी आलीशान और एक छोटे से राजमहल की तरह लग रहा था, मगर पूरे बंगले में अंधेरा छाया हुआ था, जिसे देखकर इंस्पेक्टर गिरीवाल इतना तो समझ गए थे कि जरूर बंगला बाकी बंगलों की तरह पूरी तरह से खाली था। किसी NRI ने इन्वेस्टमेंट के तौर पर बंगला खरीदकर उसे एक वेकेशन हाउस बना दिया था। इंस्पेक्टर गिरीवाल जहां पर खड़े थे
उस इलाके में ज्यादातर बंगले NRI वाले लोगों ने एक इंडियन वेकेशन हाउस के तौर पर बनवाया था और साल 2 साल में एक बार वो अपने परिवार के साथ यहाँ आकर वक्त गुजारते थे। मगर धीरे धीरे समय बदलता गया। लोगों के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। इसलिए धीरे धीरे सारे के सारे बंगले वीरान होते चले गए। जो लोग परिवार के साथ साल 2 साल में एक बार आया करते थे, वो 5-6 साल में एक बार कभी कभार बंगले की देख रेख के लिए आ जाया करते थे। जब इंस्पेक्टर गिरीवाल को पक्का यकीन हुआ कि उन्होंने जरूर उस बंगले की पहली मंजिल की खिड़की पर किसी को देखा था, तब अचानक ही अपने साथी हवलदार की ओर जाकर उसकी पीठ पर चपत लगाते हुए कहा, राम सिंह, चलो, हमें उस बंगले की ओर जाना है। अब बहुत देर तक आराम कर लिया तुमने और हंसी मजाक भी बहुत हो गई, अब थोड़ा काम कर लेते हैं। राम सिंह ने जैसे ही इस बार इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात सुनी, राम सिंह ने अपनी जगह से खड़े होते हुए डंडा जोर से जमीन पर पटकते हुए कहा, साहब, बहुत हो गया मजाक। मैं जानता हूँ आप हमारे सीनियर हैं, आप मुझे अभी के अभी सस्पेंड कर सकते हैं, हम भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, मगर आप मजाक करने की भी कोई हद होती है। काफी देर से आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। इस मजाक में अगर मेरी जान निकल गई तो मेरे परिवार का क्या होगा, ये कभी सोचा है आपने? इतना कहने के बाद राम सिंह ने आगे कहा, एक तो इतनी सी तनख्वाह में हमने कोई पॉलिसी भी नहीं ले रखी है कि हमारे मरने के बाद हमारे परिवार के काम आए। मेरे मरने के बाद मुझे जो पेंशन मिलेगा उसमें तो बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं। इससे पहले कि हवलदार राम सिंह आगे कुछ कह पाता, इंस्पेक्टर गिरीवाल ने राम सिंह के चेहरे पर अपना एक हाथ रखा और कहा, बकबक करना बंद करो और चलो मेरे साथ। इतना कहकर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटकर अपने साथ ले जाने लगे। जिस बंगले को इंस्पेक्टर गिरीवाल ने देखा था वो काफी ऊंचाई पर था। इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए कुछ वक्त लग सकता था, मगर जैसे जैसे राम सिंह और इंस्पेक्टर गिरीवाल चढ़ाई चढ़ने लगे, उनकी सांसें फूलने लगी। राम सिंह हमेशा बीड़ी पिया करता था, जिसकी वजह से उसकी सांसें इतनी ज्यादा फूल गई थी कि उसने इंस्पेक्टर गिरीवाल का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे साहब, इतनी ऊंचाई पर हम भी नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किडनैपर की सामत आई है कि 3 बच्चों को लेकर इतनी ऊंचाई पर चढ़ेगा? आसपास में कहीं कोई गाड़ी भी तो नजर नहीं आ रही है। राम सिंह ये बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल ने राम सिंह की ओर देखकर हाँफते हुई आवाज में कहा, राम सिंह, तुम सच में बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें पुलिस में नहीं होना चाहिए था। ये कहते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल राम सिंह को खींचकर टेकरी पर ऊपर की ओर आगे बढ़ने लगा। बंगले के पास पहुंचते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने तेज सांसें लेते हुए बंगले के मेटल डोर को धीरे से खोला। अपनी कमर के पट्टे से बंदूक निकालते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल बंगले के अंदर दाखिल हुए। इंस्पेक्टर गिरीवाल को यकीन था कि उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर खिड़की से किसी को जागते हुए देखा था। वहीं राम सिंह गेट के दरवाजे को पकड़कर तेज सांसें लेने लगा। राम सिंह ने हाँफते हुए आवाज में इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहा, साहब, अब हम में से इससे आगे नहीं चला जाएगा। चाहे हमें यहाँ पर भूत ही खा जाए, मगर मैं इससे आगे कदम नहीं बढ़ाने वाला हूँ। आप चाहे तो मुझे सस्पेंड कर सकते हैं। इंस्पेक्टर गिरीवाल समझ चुका था कि राम सिंह अब इससे आगे अपने कदम नहीं बढ़ाने वाला था, इसलिए इंस्पेक्टर गिरीवाल अकेले ही अपने हाथ में बंदूक पकड़े बंगले के अंदर दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने देखा कि बंगले का दरवाजा बाहर से लॉक था। इंस्पेक्टर गिरीवाल जानते थे कि इस वक्त जो दरवाजा उनके सामने था वो काफी महंगे और स्ट्रॉन्ग लकड़ी से बनाया हुआ था। इंस्पेक्टर गिरीवाल के अकेले के बस में नहीं था उस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने का। इंस्पेक्टर ये भी जानते थे कि अगर बिना किसी सबूत के वो किसी घर के अंदर इस तरह से घुसपैठ करते हैं और अगर घर का मालिक उनके खिलाफ कंप्लेन करता है तो वो मुसीबत में पड़ सकते थे। इसलिए इंस्पेक्टर गिरीवाल धीरे धीरे घर के चारों तरफ जाकर ये देखने की कोशिश करने लगे कि घर के अंदर जाने का कोई और रास्ता था भी या नहीं। जब इंस्पेक्टर गिरीवाल घर के पिछवाड़े में पहुंचे तब उन्हें रसोई घर के ठीक बगल में एक दरवाजा खुला मिला। उस दरवाजे को देखते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल काफी अलर्ट हो गए। उन्होंने अपनी बंदूक दरवाजे की ओर तान दी और धीरे धीरे दरवाजे की ओर चलने लगे। इंस्पेक्टर गिरीवाल जानते थे कि उनका अगर शक सही था और उन्होंने सचमुच फर्स्ट फ्लोर पर किसी को खिड़की से झांकते हुए देखा था तो हो न हो
वो इंसान अंधेरे की आड़ में इस बंगले में छुपा बैठा है। अक्सर ऐसे लोग खतरनाक मुजरिम होते थे और हो सकता था कि जो मुजरिम इस वक्त अंधेरे की आड़ में इस बंगले में रुका था वही रोहित मारवा के बच्चों का किडनैपर हो या फिर कोई ऐसा संगीन अपराधी। इंस्पेक्टर गिरीवाल जैसे ही उस रसोई के बगल में लगे दरवाजे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि आसपास कहीं पैरों के निशान तो कहीं नजर आ रहे थे। फर्श पर काफी ओस जमी हुई थी, जिसकी वजह से अगर कोई अभी कुछ देर पहले उस दरवाजे से निकलकर बाहर की ओर भागा होगा तो जरूर उसके पैरों के निशान उस फर्श पर मिलते, मगर फर्श पर किसी के पैरों के निशान नहीं दिखाई दे रहे थे। इंस्पेक्टर गिरीवाल को जब यकीन हो गया कि घर से बाहर कोई नहीं भागा था, तब इंस्पेक्टर गिरीवाल घर के अंदर धीरे से दाखिल हुए। चारों तरफ काफी अंधेरा छाया हुआ था। घर के अंदर दाखिल होते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल को ऊपर जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दी, मगर सीढ़ियों पर चढ़ने के पहले एक बार इंस्पेक्टर गिरीवाल देख लेना चाहते थे कि कहीं ग्राउंड फ्लोर पर कोई छुपा हुआ तो नहीं बैठा था। एक तरफ इंस्पेक्टर अपना हर कदम सोच कर आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हवलदार राम सिंह अब तक हांफे जा रहा था। वो पूरी तरह से थक चुका था और अब उस ऊंचाई से नीचे दिख रहे छोटे मकानों की ओर देख रहा था। हल्की हल्की रोशनी में वो मकान खिलौने की तरह दिखाई दे रहे थे, पर इस वक्त राम सिंह मन ही मन झल्ला गया था। उसे अपने इंस्पेक्टर गिरीवाल पर गुस्सा आ गया था। राम सिंह को लग रहा था कि वो बेकार में इतनी ऊंचाई पर आया था। इसी बीच राम सिंह को एक अजीब सी आवाज आई। ये आवाज किसी कीड़े मकोड़े की थी। इस आवाज को सुनकर राम सिंह घबरा गया और इंस्पेक्टर गिरीवाल को आवाज देने की कोशिश करने लगा, पर तभी उसे ख्याल आया कि अगर उसने इंस्पेक्टर को आवाज लगाई तो इस बार इंस्पेक्टर गिरीवाल उसे छोड़ेगा नहीं, वो उसे गोली मार देगा। इस कारण से राम सिंह खुद को ही समझाने लगा। वो वही दरवाजे पर सहारा लेते हुए टिक कर खड़ा हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि आखिर इंस्पेक्टर गिरीवाल यहाँ क्यों आए थे, उन्हें किस पर शक था। उधर दूसरी तरफ अब तक इंस्पेक्टर गिरीवाल को एक बात तो पता चल चुकी थी कि अगर इस तरह से घर के किचन का पिछला दरवाजा खुला था, इसका मतलब साफ था कि घर के अंदर जरूर कोई मौजूद था। जब इंस्पेक्टर गिरीवाल को यकीन हो गया कि ग्राउंड फ्लोर पर कोई मौजूद नहीं था, तब वो धीरे धीरे अपने कदम फर्स्ट फ्लोर की ओर आगे बढ़ाने लगे। काफी अंधेरा होने की वजह से इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और मोबाइल की टॉर्च ऑन कर दी। इंस्पेक्टर गिरीवाल जानते थे कि टॉर्च ऑन करने से घर के अंदर छुपे हुए दुश्मन को इंस्पेक्टर गिरीवाल की पोजीशन के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाएगा, मगर इंस्पेक्टर गिरीवाल के पास इस वक्त और कोई चारा नहीं था। वैसे भी घर के अंदर जो कोई भी छुपा बैठा था वो पहले से ही एडवांटेज पॉइंट पर था और उसकी नजरें इंस्पेक्टर गिरीवाल पर टिकी हुई होगी, ये बात तो पक्की थी। मगर कम से कम मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इंस्पेक्टर गिरीवाल को दुश्मन की हरकत का कुछ अंदाजा हो सकता था। धीरे धीरे मोबाइल की रोशनी में इंस्पेक्टर गिरीवाल फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचे। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने देखा कि कॉरिडोर की रेलिंग के ठीक सामने वाला दरवाजा पूरी तरह से खुला था और हवा की झोंकों की वजह से बारी बारी से वो दरवाजा दीवार से टकरा रहा था। इंस्पेक्टर गिरीवाल धीरे धीरे अपने कदम उस दरवाजे की ओर आगे बढ़ाने लगे। इंस्पेक्टर गिरीवाल महसूस कर पा रहे थे कि उस कमरे के अंदर जरूर कोई इंसान मौजूद था। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी बंदूक कसकर हाथ में पकड़ ली और अपनी उंगली ट्रिगर पर रख दी। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने धीरे से आवाज लगाते हुए कहा, कौन है वहाँ पर? मैं पूछता हूँ, कौन है वहाँ पर जब कोई आवाज नहीं आई तो इंस्पेक्टर गिरीवाल धीरे धीरे अपने कदम कमरे के नजदीक ले जाने लगे। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी गन अनलॉक कर ले रखी थी और अपनी उंगली सीधे ट्रिगर पर मजबूती से पकड़ रखी थी। जैसे ही इंस्पेक्टर गिरीवाल उस कमरे के पास आए, इंस्पेक्टर गिरीवाल को महसूस हुआ कि बिस्तर पर कोई सो रहा था, मगर उससे पहले कि इंस्पेक्टर गिरीवाल की नजरें बिस्तर पर पड़े, इंस्पेक्टर गिरीवाल के ऊपर किसी ने जोर से हमला किया।